Hello dear students, as a part of the revision, I started and completed first of all under the chapter number 10 Organization of Commerce and Management Import Procedure. Now we are at the end stage and end particular topic of the export procedure. We completed already 10 different points, and in last session I discussed about the MAT receipt 2. Let's start with some of the basic information of the MAT receipt. Keep in mind, what is MAT receipt? After the cutting order, the goods is boarded on the ship on the basis of cutting order. So cutting order आपको मालूम है क्या है? कटिंग ऑर्डर ऑब्टेन किया जाता है, ओके। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप सब इन्फॉर्मेशन देते हो. सो आफ्टर कटिंग ऑर्डर, राइट, गुड्स आर बोर्डेड, उसको शिप में लाया गया है. नाउ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप इज नोन एज मैट. कैप्टन खुद शायद नहीं आ सकते, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि, वो शिप में होता है, उसका नाम है मैट. अब मैट क्या करेंगे? मैट का काम क्या है? So MAT checks whether the goods are as per the shipping bill or not. Whatever the information is there in the shipping bill, as per the shipping bill, goods are there or not. तो वो देखेगा goods shipping bill के हिसाब से है कि नहीं. When the goods are loaded on the ship, यानी boarded किया, अब उसको लोड किया जाएगा शिप के अंदर. A receipt issued, that is issued by either the captain of the ship or by his representative certifying the acceptance of the good is called MAT receipt. So when the total goods, container goods, right, पूरा शिप जो होता है, whatever आपके गुड्स से भर जाता है, तो गुड्स जब लोडेड होता है टोटली, तो उस टाइम पे याद रखो कि रिसिप्ट एक इश्यू किया जाता है. वन रिसिप्ट इश्यूड बाय द कैप्टन और हिज रिप्रेजेंटेटिव. कैप्टन नहीं होता तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सर्टिफाई करता है बाय द एक्सेप्टिंग द गुड्स. उसको हम बोलते हैं मैट रिसिप्ट. सो जब गुड्स लोडेड हो गया है शिप के अंदर, और फिर उसके बाद उसके इन्फॉर्मेशन जो रिसिप्ट में लिखी जाती है, सो एंड सो रिलेटेड, और सर्टिफाई किया जाता है, उसे बोलते हैं MR, दैट इज मैट रिसिप्ट. नाउ द कैप्टन ऑफ द शिप चेक्स द पैकिंग ऑफ द गुड्स. ये रिसिप्ट है, उसके हिसाब से हम बात करें कि कैप्टन क्या करेंगे, तो वो चेक करेंगे पैकिंग ऑफ द गुड्स. इफ द कैप्टन फाइंड्स द पैकिंग इम्प्रॉपर एंड द गुड्स are not suitable for transportation, it is remarked in the receipt, and such remarked receipt is known as fault receipt. So when the particular captain finds out or inspects the goods, packing of the goods, or he finds that packing is improper, not as per the particular requirement, और गुड्स जो है प्रॉपर तरीके के हिसाब से, जो भी डिमांड थी इम्पोर्टर की उसके हिसाब से, राइट, वो पैकिंग नहीं हुए और सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है शायद, राइट, तो वो रिमार्क लिख के देगा रिसिप्ट पर, और वो होगा फॉल्ट रिसिप्ट. वो रिसिप्ट आगे नहीं जाएगा, यानी गुड्स भी आगे नहीं जाएंगे. लेकिन इफ़ ऑल द मैटर्स आर प्रॉपर, यहाँ पर याद रखो ये मैट के ऊपर है, राइट. मैट अगर चाहे, है, तो कभी भी गुड्स रुकवा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग, क्योंकि पैकिंग ही प्रॉपर हो, क्योंकि कई कंट्रीज से पास होकर जाएगा ये शिप, 1 महीने के बाद पहुंचेगा, एटमॉस्फेयर होगा, कैसा होगा, क्या होगा, वेदर कौन सा है, क्या है, वी डोंट नो एक्जेक्टली. तो उसके लिए उनकी ये डिमांड रहती है कि थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, अब जब भी आप सी रूट से कुछ भेजते हो तो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द केयर इन द पैकिंग. अगर वो सब कुछ ठीक है, सही मायने में जा रहा है, तो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मैटर है. सो क्लीन रिसिप्ट इज इश्यू. ये फॉल्ट रिसिप्ट है, वो नहीं मिलेगी, तो क्लीन रिसिप्ट मिलेगी, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर है. सो इफ द मैट रिसिप्ट इज फॉल्ट, इट मीन्स दैट द गुड्स विच हैव बीन लोडेड ऑन द शिप आर नॉट प्रॉपरली पैक्ड एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर. एंड इफ, यहाँ पर रखो कि अगर आपको मालूम है कि अगर आपको क्लियर रिसिप्ट मिल गई और क्लीन रिसिप्ट मिल गई, दैट मीन्स कि वॉट एवर द डिमांडेड देयर इन द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दैट इज इम्पोर्टर जो भी डिमांड किया था उसने एप्लीकेशन फॉर्म में उसके हिसाब से, और जो मेंशन किया था एक्सपोर्टर ने भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में उसके हिसाब से गुड्स है, तो वो चला जाएगा पैकिंग, है, तो प्रॉपरली है. लेकिन प्रॉपरली नहीं है, तो क्या होगा? सिंपल, इट हैव बीन लोडेड ऑन द शिप आर नॉट प्रॉपरली पैक्ड एज स्पेसिफाइड द ऑर्डर. ये एक चीज़ है. दूसरी, इफ गुड्स आर डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, हो सकता है ना पैकिंग बराबर नहीं है तो गुड्स शायद डैमेज हो सके, तो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो द शिप कंपनी, शिप इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दैट्स व्हाई समटाइम्स दे आर गिविंग द फॉल्ट रिसिप्ट. सो द पर्सन कैन मेक अ करेक्शन. पर्सन, दैट इज द एक्सपोर्टर, यानी द ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी द एक्सपोर्ट हाउस और एक्सपोर्ट कैन चेंज द पर्टिकुलर पैकिंग ऑन द स्पॉट. उसके बाद आगे हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. नेक्स्ट वन, ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लेडिंग. मैट रिसिप्ट इज अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स लोडेड ऑन द शिप. जो गुड्स आपने लोड किया, क्लीन रिसिप्ट दिए, तो उसके हिसाब से
ये जो मैट रिसिप्ट मिलती है लोडेड है शिप में। इट इज़ नॉट एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, ये गुड्स जाएंगे ऐसा एक कोई एग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच, है। सो द एक्सपोर्टर ऑब्टेन्स बिल ऑफ लेडिंग फ्रॉम शिपिंग कंपनी आफ्टर प्रोड्यूसिंग द मैट रिसिप्ट टू द शिपिंग कंपनी। तो जब भी एक्सपोर्टर है वो बिल ऑफ लेडिंग लेता है, राइट, ही विल ऑब्टेन दिस बिल ऑफ लेडिंग फ्रॉम शिपिंग कंपनी, बट कब मिलेगा? आफ्टर प्रोड्यूसिंग द मैट रिसिप्ट। ये मैट रिसिप्ट ऊपर हमने डिस्कस किया वो आएगा, उसके बाद ही आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा, राइट। और उससे क्या होगा? द एक्सपोर्टर by which the shipping company gives assurance to transport the goods from one port to another. So on the basis of this bill of lading, he can transport the goods from one particular port to another port, one country to another country, right, because of that particular some of the formalities. तो मैट रिसिप्ट भी इंपॉर्टेंट है ही, बिल ऑफ लेडिंग भी इंपॉर्टेंट है। सो डिटेल्स क्या होगी बिल ऑफ लेडिंग में? तो डिटेल्स लाइक द नेम ऑफ द एक्सपोर्टर, नेम ऑफ द शिप, रिपीट है सब कुछ, राइट, आपको मालूम भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्लस माइनस रहती है हर एक बिल में, हर एक रिसिप्ट में, तो उसको हमें ध्यान पर लेना है। तो डिटेल्स कौन सी होगी? नेम ऑफ द एक्सपोर्टर, नेम ऑफ द शिप, फ्रेट कौन सा कैसा है कितना है, डिटेल्स ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, प्राइस, वेट, नेम ऑफ द एक्सपोर्टिंग पोर्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा आर डिस्क्राइब्ड इन दिस एग्रीमेंट। तो जो भी ये बिल ऑफ लेडिंग के लिए एग्रीमेंट होगा इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन होगी। एक मार्क के लिए आप याद रख सकते हो कि क्या क्या होगा। आपको कॉमन चीज़ है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर का नाम होगा, पोर्ट का नाम होगा, राइट, कितनी क्वांटिटी है, गुड्स कितने हैं, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी को जनरली अंदर सब लिखा होता है, उसका वेट क्या है, सब कुछ। सो बिल ऑफ लेडिंग एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी 3 कॉपीज़ बनाई जाती है। सो बिल ऑफ लेडिंग इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 3 कॉपीज आर प्रिपेयर्ड, वन पर्टिकुलर कॉपी रिमेन विद द शिपिंग कंपनी, ये खुद शिपिंग कंपनी अपने पास रखेगी। 2 कॉपीज़ है वो एक्सपोर्टर को दी जाएगी। सो द 2 कॉपीज़, रिमेनिंग 2 कॉपीज़ आर सेंट टू द एक्सपोर्टर, आउट ऑफ विच द एक्सपोर्टर सेंड्स 1 कॉपी टू द इम्पोर्टर। तो 3 कॉपी बनेगी, शिपिंग कंपनी अपने पास एक रखेगी, बाकी की 2 एक्सपोर्टर को देगी, और एक्सपोर्टर आउट ऑफ दैट 1 कॉपी विल सेंड और थ्रू द कुरियर और थ्रू द डिफरेंट वेज नाउ डेज, राइट, सेंड टू द इम्पोर्टर, एंड इम्पोर्टर विल रिसीव, राइट, गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉपी। सो इम्पोर्टर्स रिसीव गुड्स करेगा सिर्फ और सिर्फ ये बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी के आधार पर ही, उसके सिवा उसको गुड्स नहीं मिलेंगे, कीप इन माइंड। सो दिस इज द बिल ऑफ लेडिंग। नेक्स्ट एंड 13th वन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। द सर्टिफिकेट डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स वेयर द गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब यू आर द एक्सपोर्टर, यू आर द एक्सपोर्ट हाउस, तो ये सब आपके लिए कॉमन है। आपको मालूम है कि गुड्स इंडिया में ही प्रोड्यूस हुए, लेकिन ये सर्टिफिकेट इसलिए प्रेजेंट करना पड़ता है कि इसके लिए कई फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज द पर्टिकुलर थिंग कि व्हेन द गुड्स आर और वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस। क्यों? सो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट मेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज, रिस्पेक्टेड कंट्रीज प्रोवाइडेड और प्रोवाइड रिलीफ ऑन इम्पोर्ट एक्साइज। सो इफ इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन ऑल्सो इन सम ऑफ द एरियाज, राइट, फ्री ट्रेड जोन्स, हमारी कंट्री में फ्री ट्रेड जोन है, तो आप वहाँ से इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो उनकी कंट्री में भी कुछ होगा ना कि इंडिया के यही एरिया में से आए गुड्स के ऊपर आपको, आए हुए गुड्स के ऊपर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं पे करने भी डिपेंड। सो ये जो एग्रीमेंट है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से होता है, डिफरेंट कंट्रीज जो है रिस्पेक्टिव कंट्रीज वो रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो टू गेट द रिलीफ ऑन इम्पोर्ट एक्साइज दिस सर्टिफिकेट इज टेकन। तो एक्साइज ड्यूटी जैसे हम पे करते हैं वैसे भी इम्पोर्ट एक्साइज होता है इम्पोर्टर के लिए, उसमें रिलीफ लेने के लिए ये सर्टिफिकेट लिया जाता है एक्सपोर्टर से। तो एक्सपोर्टर इसको प्रिपेयर करेगा और देगा। So in order to get relief under this agreement, a certificate of origin for the particular goods is required. So आपको अगर रिलीफ चाहिए, राहत चाहिए, आपको कम टैक्सेस पे करने, आपको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी है, कम पे करनी है, एज पर द रूल्स, वहाँ पर जो भी रूल्स है उसकी कंट्री में, तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड सच सर्टिफिकेट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन। राइट, यहाँ पर कोई ऐसा ऑफिसर गवर्नमेंट का नहीं है, यहाँ ट्रेड एसोसिएशन से वही आपको सर्टिफिकेट देंगे। ऑल्सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड लास्टली द गवर्नमेंट। यहाँ पर एक ऑफिसर कोई एक पर्टिकुलर इसके लिए नहीं, जैसे हमने आगे देखा था कि सेपरेटली कई ऑफिसर उसके पास जाना पड़ता है आपको गवर्नमेंट के थ्रू। राइट, मोस्टली तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशन से काम चल जाता है, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो, कंट्री नहीं हो, तो आपको गवर्नमेंट का भी कॉन्टेक्ट करना पड़ता है रिलेटेड टू दिस वन। सो टुडे वी डिस्कस डियर स्टूडेंट्स रिलेटेड टू दी 11, 12 एंड 13 पॉइंट्स ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट इज MR मैट रिसिप्ट। उसके बारे में लास्ट सेशन में हमने बात की, इसमें भी बात की। देन आफ्टर वी डिस्कस दैट बिल ऑफ लेडिंग, दैट इज ऑब्टेनिंग, और तीसरा हमने देखा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये सब मिला के आपके पास अब हो गए टोटल 13 पॉइंट्स।
एक्सपोर्ट प्रोसीजर के आपके पास अब 13 पॉइंट, अब 3 पॉइंट अभी भी रिमेन है, राइट। दैट इज कंसीडर इनवॉइस, सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ मनी। सब इंपोर्ट ड्यूटी की तरह और इंपोर्ट प्रोसीजर की तरह ही जाते हैं, लेकिन हर कंट्री में अलग अलग होता है, राइट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर वहाँ अलग होती है, तो ये चेंज होता रहता है। सो आई विल स्टार्ट एंड गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस 3 in next session. Thank you.